हेलो सीएपीएफ एस्पिरेंट्स। एक्सपेक्टेड ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज का ये अगला वीडियो है और इसमें हम ऐसे क्वेश्चंस जो आने के चांसेस हैं इस एग्जाम में सीएपीएफ का 2025 में, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये एक्सपेक्टेड ऐसे क्वेश्चन का पार्ट सेकंड वाला वीडियो है। पार्ट फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है जिसमें हमने 1 से लेकर 9th तक ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछता है वो डायरेक्टली जो घटना घटती है उससे डायरेक्टली क्वेश्चन कभी नहीं पूछता, हमेशा इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, मणिपुर वॉयलेंस, जो एथनिक वॉयलेंस मणिपुर में चल रहा है जिसमें हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, वो 2023 से लेकर अभी तक वो वॉयलेंस कंटिन्यूड है और उस पर क्वेश्चन आना ही था मगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा। कैसे पूछा है? दो क्वेश्चन आए, आप देखिए 2024 का सीएपीएफ एग्जाम में। पहला क्वेश्चन, ट्राइबल रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल, ट्राइबल कल्चर्स इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ट्राइबल्स पे पूछा है, मणिपुर के जो ट्राइबल्स है, मेती एंड कुकीज, उसके बीच में एथनिक वायलेंस हो रहा है मगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया। ट्राइबल कल्चर के बारे में पूछ लिया, ट्राइबल रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, जो भी घटना घट रही है हमारे भारत में और जो नेशनल इशू बन रहा है उस पे आप लोग हर एक डायमेंशंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करो और उससे ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करो। मगर डायरेक्ट इवेंट पर बेस्ड ऐसे क्वेश्चन तो कम से कम नहीं आ सकता। आर्गुमेंट और रिपोर्ट क्वेश्चन भले आ सकता है। मणिपुर एथनिक वायलेंस, इस पर रिपोर्ट जरूर आ सकता है मगर ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा। अंडरस्टूड? वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे कंट्रोवर्सी हुई कि प्रेम्बल में सोशलिज्म इंक्लूड हुआ, उस पे कंट्रोवर्सीज हुई, बहुत डिबेट चला पार्लियामेंट में। तो कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वीडियो का उसमें मैंने अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे 4 तरीके से क्वेश्चन बनाए गए हैं मगर उस डिबेट पे क्वेश्चन नहीं बना। हो सकता है आर्गुमेंट पूछ ले मगर ऐसे नहीं पूछा जाएगा। ऐसे हमेशा इनडायरेक्ट वे में पूछा जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपेरेंसी इज अ की टू मेंटेनिंग क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस। ये क्वेश्चन क्यों फ्रेम किया गया है? क्योंकि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स जो 1961 में फ्रेम किया गया था उसमें अमेंडमेंट हुआ 2024 में। तो इस रूल के अकॉर्डिंग सिटीजन्स का कुछ रेस्ट्रिक्शंस है टू एक्सेस इलेक्शन रिलेटेड रिकॉर्ड्स, यानी इलेक्शन रिलेटेड रिकॉर्ड्स में कुछ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया गया है, राइट? मगर 2024 अमेंडमेंट के बाद अब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन प्लेस कर दिया गया है। जो सिटीजन्स हैं वो लोग वीडियोग्राफी, सीसीटीवी, इलेक्शन रिलेटेड रिकॉर्ड्स, डायरीज, रिपोर्ट्स कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते। यानी ऑल इलेक्शन रिकॉर्ड्स बिकम इनएक्सेसिबल टू सिटीजन्स। ये 2024 अमेंडमेंट के बाद हुआ है। अमेंडमेंट के पहले सीसीटीवी फुटेज एक्सेस कर सकते थे कॉमन सिटीजन्स और कुछ रिपोर्ट्स भी एक्सेस कर सकते थे मगर 2024 अमेंडमेंट के बाद सब कुछ टोटल रेस्ट्रिक्शन प्लेस कर दिया गया। तो ऑब्वियसली ये वॉयलेट कर रहा है हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन। तो इस पर हिंदू में काफी आर्टिकल्स आए थे स्टूडेंट्स, तो इसीलिए क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, ट्रांसपेरेंसी इज अ की टू मेंटेनिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें आप लोगों को इसके बारे में लिखना बहुत जरूरी है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए आधार कार्ड और वोटर आईडी को लिंक कर सकते हैं क्योंकि इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस होते हैं। चंडीगढ़ में इलेक्शन में भी हमने ये देखा था, इसके बारे में भी आप बता सकते हो। फेक वोटर्स की वजह से भी ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। फिर इसमें एक और मुद्दा उठा था कि वोटर आईडी और आधार कार्ड को लिंक करना भी जरूरी है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में लिख सकते हैं, उसको बैन कर दिया गया है। पॉलिटिकल डीकोलोनाइजेशन हेल्प्स ब्रिंग इंसर्जेंट ग्रुप्स इनटू मेनस्ट्रीम। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? क्योंकि फ्रिक्वेंट माओइस्ट इंसर्जेंसी हो रहा है छत्तीसगढ़ में, उसकी वजह से। बीजापुर में हुआ, इसके पहले सुकमा में भी हुआ था।
अब इस क्वेश्चन में ये की वर्ड है पॉलिटिकल डीकोलोनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है और किसका डीकोलोनाइज करना? इंसर्जेंट ग्रुप्स का, जिनमें सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग उनको अपना एक गवर्नमेंट चाहिए। तो ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप्स को मेन स्ट्रीम में एसिमिलेट करना। फाइन। तो पॉलिटिकल डीकोलोनाइजेशन हेल्प करेगा इंसर्जेंट ग्रुप को मेन स्ट्रीम में इंक्लूड होने में, राइट? अब पॉलिटिकल डीकोलोनाइजेशन का मतलब क्या है? पॉलिटिकल डीकोलोनाइजेशन का मतलब है कि जो सेंट्रलाइज ऑथोरिटेरियन स्ट्रक्चर है, कॉलोनियल रूल की वजह से ऐसा जो स्ट्रक्चर बना है उसको पूरा का पूरा डिसमेंटल कर दो, डिमोलिश कर दो। इसके बदले क्या करो? लोकल कम्युनिटीज है वहां की, उसको एम्पावर करो। और कौन सी लोकल कम्युनिटीज? स्पेशली ट्राइबल्स है, रूरल पॉपुलेशंस है, उनको किस तरह से एम्पावर कर सकते हैं? उनको पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस दो, उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दो, ताकि उनका ग्रेटर कंट्रोल हो गवर्नेंस पे, उनके पास पावर मेकिंग डिसीजंस, उनके बाद डिसीजन मेकिंग पावर्स हो रिगार्डिंग लैंड रिसोर्सेज, लोकल पॉलिसीज, और अनड्यू इंटरफेरेंस नहीं हो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का। और साथ में सरकार को ये भी करना चाहिए कि इनका जो हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस है रिलेटेड टू एक्सप्लॉयटेशन, एक्सक्लूजन या लैक ऑफ ऑटोनॉमी, उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो जो बोडोस ट्राइब असम के हैं उनको भी इंटीग्रेट किया गया था, उसी तरीके से माओइस्ट जो हैं, जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है, उनको भी इंटीग्रेट करना है। उनको लैंड राइट्स मिलेगा, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, और उनका जो माओइस्ट का जो सपोर्ट बेस है वो रिड्यूस हो जाएगा। और जब इन लोगों को पता चलेगा कि भाई इनका कंसर्न्स है वो एड्रेस हो रहा है, इनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो वो सरेंडर कर देंगे, जिसकी वजह से पीस एंड स्टेबिलिटी आएगा। तो आप लोग ये ऐसे क्वेश्चन को शुरुआत आप लोग फैक्ट से कर सकते हो। यहाँ पर मैंने माओइस्ट इंसर्जेंसी के बारे में बताया छत्तीसगढ़ का, मगर जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, नक्सलाइट्स को भी आप ले लो, आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी चले जाओ, वहां की भी बात कर लो, तो आप बेसिकली आप इंसर्जेंट ग्रुप्स, उनकी इंटेंशंस के बारे में आप पूरा इंट्रो में ही लिख दो, ताकि बाद में आपको कुछ लिखने की जरूरत ना पड़े इनके बारे में। और फिर मेन बॉडी में आपको पॉलिटिकल डीकोलोनाइजेशन के बारे में बात करनी है, यानी मेन बॉडी में आपको सिर्फ सोल्यूशन के बारे में बात करना है। तो बेटर ये है इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम के बारे में बात कर लो। अब ऐसा मत करना कि मेन बॉडी में आप सोल्यूशन दे रहे हो और देते देते बीच में आप प्रॉब्लम बता रहे हो, ये काम मत करना। ऐसे का कंटेंट बहुत डिसऑर्गेनाइज लगेगा। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्ट फंक्शनल यूटिलिटी एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशन। और एक और है कास्ट सेंसस सपोर्ट्स फेयर रिफॉर्म्स बाय आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग कम्युनिटी स्पेसिफिक नीड्स। अब ये वाला जो है कास्ट सेंसस, ये मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम कर दिया है, मगर फिर से मैं कह रही हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन आने की उम्मीद बहुत कम होती है। जैसे ब्लू वेल से कितने लोगों ने सुसाइड किया था, मगर ब्लू वेल पे क्वेश्चन नहीं आया था। इफ यू रिमेंबर, ऑनलाइन गेमिंग पे क्वेश्चन आया था। एनीवेज, तो ये दो क्वेश्चन इसलिए मैंने फ्रेम किया है क्योंकि कास्ट सेंसस बिहार में हुआ था, 2023 में हुआ था, जिसकी रिपोर्ट आई थी 2024 में। इसकी वजह से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, कास्ट फंक्शनल यूटिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि कास्ट की जो यूटिलिटी है प्रैक्टिकल सेंस में वो कितनी है एक सोसाइटी में। क्या सोसाइटी में कास्ट होना चाहिए जिस तरह से हमारे इंडियन सोसाइटी में? अगर होना चाहिए तो उसका यूसेज क्या है और वो किस तरह से सोसाइटी को मदद करता है, या सोसाइटी में इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? अगर हम वैदिक टाइम्स में जाएं तो हमें पता चलता है कि कास्ट जो डिवीजन हुआ था सोसाइटी में, जो कास्ट बेस्ड डिवीजन था, वो इसलिए था ताकि हर किसी को अपना रोल्स, अपनी ड्यूटीज पता चले। तो ब्राह्मण थे, वो लोग टीचर थे, वैश्य एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन थे, शूद्र तो वो मैनुअल लेबर करते थे, क्षत्रिय जो प्रोटेक्ट करने का काम करते थे। मगर अगर आप वैदिक टाइम में का हिस्ट्री अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा जो कास्ट था that was not determined on the basis of birth, that was determined on the basis of the work that we did। तो जो फाइटिंग का काम कर रहा है, इवन इफ ही इज बॉर्न
in Brahmin families, but he's doing fighting wala काम, then he will be Kshatriyas, not Brahmin. मगर धीरे धीरे ब्राह्मण्स जो हैं अपने अपने डोमिनेंस को, अपने वर्चस्व को सस्टेन करने के लिए कास्ट को बाय बर्थ ही असाइन करने लग गए. ओके, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कास्ट फंक्शनल यूटिलिटी थी, क्योंकि वो ड्यूटी और रोल असाइन करता था, और उसकी वजह से डिवीजन ऑफ लेबर इंश्योर्ड हुआ, सोशल स्टेबिलिटी आई, कल्चरल आइडेंटिटी भी आई, सोशल रिलेशनशिप को भी रेगुलेट करता था. मगर अब उसकी यूटिलिटी है वो मॉडर्नाइज वर्ल्ड में, हाईटेक सोसाइटी में इसकी यूटिलिटी जो है वो डिमिनिश होती जा रही है, क्योंकि वो हमें एक लेगेसी दे रहा है, द लेगेसी ऑफ इनइक्वालिटी. हमें कास्ट कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल रहे हैं, सोशल स्टिग्मा भी इसके साथ अटैच हो रहे हैं. तो फिर आप इसकी यूटिलिटी जो डिमिनिश हो रही है, आप इसके बारे में बात कर सकते हो. नेक्स्ट है कास्ट सेंसस सपोर्ट्स फेयर रिफॉर्म्स बाय आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग कम्युनिटी स्पेसिफिक नीड्स. तो कास्ट सेंसस अगर होगा तो वो हमें गाइड करेगा टारगेटेड रिफॉर्म्स के लिए, अफर्मेटिव एक्शन, एजुकेशन एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए, जिससे रिसोर्सेज जो एलोकेट होंगे वो टारगेटेड कम्युनिटीज को उसका बेनिफिट मिलेगा. पॉलिसीज में फेयरनेस आएगी, पॉलिसीज इंक्लूसिव होगी, और जो हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज दैट इज बेस्ड ऑन कास्ट उसको भी एड्रेस करेगा. तो कास्ट सेंसस हमें क्लियर पिक्चर देता है अबाउट द मोस्ट डिसएडवांटेजेस ग्रुप दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी, और फिर हमें यह भी बताता है कि कौन सा हिस्टोरिकली जो बैकवर्ड कास्ट है, कौन सा अब वो फॉरवर्ड कितना हुआ है. इससे भी हमें अब जो रिजर्वेशन है उसका भी हमें आउटकम पता चलता है. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे. थैंक यू वेरी मच.